राहुल गांधी और अखिलेश यादव तो हम कह रहे हैं कि मुसलमानों को मुसलमान कहो, अल्पसंख्यक कम कहो। आप अल्पसंख्यक कब से हो गए भाई? 20 करोड़ आबादी की क्या समाज अपने आप को अल्पसंख्यक बता रहा है? बिहार में चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। जिसका जो गुणागणित है वो उसे अपने तरीके से भुनाने में लगे हुए हैं। अब यदि इंडिया अलायंस की बात करें तो SIR का डर दिखाया जा रहा है, लोगों को वोट चोरी का डर दिखाया जा रहा है और वो इस डर के आगे अपनी जीत देख रहे हैं। उसी तरह से यदि NDA या बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से भी एक अलग तरह का डर हमेशा से अपने मतदाताओं को, अपने कोर वोटर को दिखाया जाता रहा है। उसी तरह से अब इस बार बिहार के सियासी संग्राम में जन स्वराज पार्टी और सियासी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी हैं। अब प्रशांत किशोर भी बिहार की जनता को अपनी तरह से, अपने गणित और गुणा के हिसाब से वहां की जनता को डर दिखा रहे हैं और उनका डर इंडिया और NDA अलायंस दोनों से ही अलग है। हालांकि उन्हें हिंदुओं की भी वोट चाहिए और मुसलमानों की भी वोट चाहिए, तो इसके लिए अब उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला है और जो रास्ता है वो भी डर का ही रास्ता है। वो भी बिहार की जनता को डर दिखाकर ही सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं। अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आज जो लोग मोदी को खतरनाक मान रहे हैं, 10 साल बाद यही लोग मोदी को बढ़िया बताएंगे और योगी को खतरनाक बताएंगे। यानी वो योगी का डर लोगों को दिखा रहे हैं। अब क्या पूरा मामला है, आज हम इसी पर विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। बिहार चुनाव से ठीक पहले सभी राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में हैं। अब यदि इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों ने कमान संभाली हुई है और वो वोटर अधिकार यात्रा जनता के बीच में जाकर निकाल रहे हैं, जिसमें कि वो सबको समझा रहे हैं कि किस तरह से वोट चोरी करके बीजेपी सत्ता तक पहुंचती है। साथ ही साथ जो चुनाव आयोग की तरफ से SIR की प्रक्रिया वहां की जा रही है, जिसमें कि अभी तक जो चुनाव आयोग के ही आंकड़े हैं उसमें 65 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी वोट नहीं बन पाई है, यानी कि जिनकी वोट काट दी गई है। अब यह भी डर दिखाया जा रहा है खासतौर से इंडिया अलायंस की तरफ से। उसी तरह से यदि NDA की बात करें तो वो नीतीश बाबू के सुशासन की दुहाई देकर एक बार फिर सत्ता में वापसी करना चाहती है। लेकिन इस बार चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन स्वराज पार्टी जो है वो भी मैदान में है और जब मैदान में है तो निश्चित तौर पर वो मैदान मारने के लिए ही आए हैं। प्रशांत किशोर की यदि बात करें तो 2014 में उन्होंने मोदी और बीजेपी के लिए रणनीति बनाई थी जो कि कामयाब हुई। उसके बाद उन्होंने JDU के लिए भी रणनीति बनाई थी और नीतीश बाबू को फिर से सत्ता तक पहुंचाया था। लेकिन अब प्रशांत किशोर को लगता है कि अब तक तो वो दूसरे लोगों को सत्ता तक पहुंचाते रहे हैं अपनी रणनीति के तहत, लेकिन अब वो अपनी पूरी रणनीति अपने ऊपर लगाना चाहते हैं और वो तो साफ तौर से कह रहे हैं कि जहां RJD या इंडिया अलायंस की बात करें तो वो MY फैक्टर के साथ जाते हैं। खासतौर से यदि RJD की बात की जाए तो RJD के नेता MY फैक्टर के साथ चुनाव लड़ते हैं, यानी मुस्लिम और यादव गठजोड़। उसी तरह से यदि बीजेपी की बात करें, NDA की बात करें तो वो हिंदुओं के वोट ध्रुवीकरण के साथ सत्ता में वापसी करते हैं।
अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि उनकी रणनीति इन सबसे अलग है। वो कह रहे हैं कि ना तो हमें एमवाई समीकरण से चुनाव लड़ना है और ना हिंदुओं की वोट का ध्रुवीकरण करके। वो कह रहे हैं कि हमारा फॉर्मूला कुछ अलग है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हिंदुओं की आधी से ज्यादा आबादी ऐसी है जिन्हें कि मोदी की विचारधारा या बीजेपी की विचारधारा से वो लोग ताल्लुक नहीं रखते और वो तीसरा विकल्प खोज रहे हैं। उसी तरह से वो कह रहे हैं कि अब तक जो सियासी पार्टी हैं वो हिंदू मुसलमान को अलग करती रही हैं, लेकिन जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लाया जाएगा। अब ये क्या फॉर्मूला है, एक बार आप खुद प्रशांत किशोर से उनकी जो रणनीति है उसको सुनिए। हम लोग एक ही समीकरण मानते हैं, वो समीकरण है विचारधारा आधारित समीकरण, कि जो लोग भी भाजपा से विचारधारा के आधार पर लड़ रहे हैं उनका समीकरण होना चाहिए। और इस देश में आधे से ज़्यादा हिंदू विचारधारा के आधार पर भाजपा के साथ नहीं हैं, भाजपा से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो जन स्वराज का फॉर्मूला एमवाई फॉर्मूला नहीं है। जन स्वराज का फॉर्मूला ये है कि जो भी हिंदू जो आधे से ज़्यादा हैं, जो विचारधारा के आधार पर गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, लोहिया, जयप्रकाश विचारधारा के मानने वाले हिंदू जो भाजपा से लड़ रहे हैं वो मुसलमानों के साथ मिलकर सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बनाएं। और अगर ऐसा होगा तो हम लोग एमवाई की संख्या है 30, लेकिन जो समीकरण जन स्वराज का है उसमें संख्या होगी 60, भाजपा हो जाएगा 40 और हम लोग इनको बुरी तरह हराएंगे। यदि प्रशांत किशोर की बात की जाए तो उन्हें सियासी चाणक्य भी कहा जाता है, क्योंकि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर वो हमेशा से जो चुनावी मुद्दे हैं उनको बनाते रहे हैं। अब वो तो ये भी कह रहे हैं कि जो मुसलमान जिनको ये लगता है कि आरजेडी उनके लिए अच्छा है तो वो आरजेडी के साथ रहें, लेकिन दूर से ही सही, लेकिन जो बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं, जो बात जन स्वराज पार्टी कर रही है उसको भी सुने और यदि अच्छा लगे तो इधर आ जाएं। वो ये भी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी 40 सीटों पर मुसलमानों को चुनाव लड़ाएगी और इसके बावजूद भी यदि मुसलमानों को उन पर भरोसा ना हो तो वो पहले ये देख लें कि आरजेडी उन्हें कितने टिकट देती है और कहां से टिकट देती है। क्योंकि प्रशांत किशोर ये आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी या दूसरी पार्टी जो मुसलमानों को चुनाव लड़ाती है वो ऐसी जगह से उन्हें उम्मीदवार बनाती है जहां मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती। अब प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि जहां 60,000 से लेकर 1 लाख या उससे ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, यदि वहां आरजेडी मुस्लिम कैंडिडेट उतारती है तो फिर जन स्वराज पार्टी वहां से हिंदू कैंडिडेट उतारेगी। लेकिन वो साथ ही साथ ये भी दावा कर रहे हैं कि आरजेडी ऐसा कर ही नहीं सकती, क्योंकि आरजेडी मुसलमानों को ऐसी जगह से उम्मीदवार बनाती है जहां वो 30 से 40 हजार की संख्या में ही है और फिर वो चुनाव हार जाते हैं और दावा किया जाता है कि हमने तो मुसलमानों को टिकट दिए थे। तो ये रणनीति है प्रशांत किशोर की और वो खुले मंच से कह रहे हैं कि मुसलमान और हिंदू यदि दोनों एक साथ एक मंच पर आएंगे तो एनडीए को भी सरकार से बाहर कर दिया जाएगा और इंडिया अलायंस को भी। यानी वो खुद को विकल्प के तौर पर बता रहे हैं। तो जो प्रशांत किशोर अब तक दूसरों की सरकार बनवाते थे, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चुनाव था 2014 का, उसमें उनकी रणनीति के आधार पर ही बीजेपी चुनाव लड़ी थी, उसी तरह से नीतीश कुमार जो हैं वो भी एक बार उनकी रणनीति के हिसाब से ही चुनाव लड़े थे और जीते थे। उसी तरह से महाराष्ट्र का चुनाव भी उद्धव ठाकरे उनकी रणनीति के आधार पर लड़े थे और जीते थे। तो अब वो ये कह रहे हैं या उनको ये लगता है कि जो दूसरी पार्टियों को चुनाव जिता सकते हैं तो फिर हम खुद जीतकर खुद अपने मुद्दों के साथ जनता का भला क्यों ना करें। अच्छा, प्रशांत किशोर की यदि बात करें तो अब वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी और आरएसएस की रणनीति है
या उनकी जो राजनीति है वो हमेशा से ऐसे चेहरे को आगे करते हैं जो उस वक्त जनता को मान्य नहीं होता है। अब उदाहरण भी वो दे रहे हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उस वक्त विपक्ष की तरफ से उन्हें भी सांप्रदायिक बताया जाता था। उसके बाद बीजेपी ने एल के आडवाणी को आगे किया तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी सबको अच्छे लगने लगे। उसी तरह से यदि आज बात की जाए तो पीएम मोदी जो हैं वो आज खतरनाक लगते हैं, लेकिन एल के आडवाणी आज लोगों को अच्छे लगते हैं कि इनसे तो वही अच्छे थे। अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि याद रखना 10 साल बाद फिर हम और आप यहीं मिलेंगे, 10 साल बाद आपको मोदी अच्छे लगने लगेंगे और योगी खतरनाक लगने लगेंगे। अब वो योगी का डर बिहार की जनता को दिखा रहे हैं। क्या कहा है प्रशांत किशोर ने, एक बार ये भी आप सुन लीजिए। मान लीजिए कि आपको एक बार मोदी को आप हरा भी दिए, क्या हो जाएगा उससे? हम आपको लिख कर दे रहे हैं, जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, जरा याद कीजिए आज से 15-20 साल पहले जब आडवाणी और वाजपेयी जी थे तो आपको मुसलमानों से अगर पूछा जाता था तो लोग कहते नहीं, वाजपेयी तो फिर भी चलिए ठीक है, आडवाणी से बड़ा डर लगता है, आडवाणी जो है इसको अगर हटा दिया जाए तो बात बन जाएगी। आज यहां पर कमरे में जितने लोग बैठे हुए हैं, हम आपसे पूछेंगे कि भैया आडवाणी और मोदी में अगर किसी एक को चुनना हो, किसको चुनिएगा? सारे लोग कहेंगे आडवाणी कितना भी खराब था ना, चलिए आडवाणी को तो बर्दाश्त कर लेंगे, मोदी बड़ा खतरनाक है। अभी ताली मत बजाइए, लिख लीजिए 10 बरस के बाद फिर इस बैठक में हम लोग मिलेंगे और आपसे पूछूंगा कि भैया मोदी तो निकल गए, अब योगी आ गए, मोदी चाहिए कि योगी चाहिए? तो आप लोग कहेंगे भैया मोदी कितना खराब था फिर भी ठीक था, योगी नहीं बर्दाश्त हो सकता है। तो एक तरफ जहां इंडिया अलायंस बिहार की जनता को वोट कटने का डर दिखा रही है, जहां वो वोट चोरी होने का डर लोगों को दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी की यह रणनीति रही है कि वो लोगों की वोटों पर डाका डालकर सत्ता तक आते हैं। इसके लिए बाकायदा इंडिया अलायंस की तरफ से वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली जा रही है बिहार में। और अब जन स्वराज पार्टी के जो नेता हैं प्रशांत किशोर, वो बड़े सियासी रणनीतिकार भी हैं, उन्हें राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है, जिसके ऊपर वो हाथ रख दे वो सफलता तक पहुंचते हैं। लेकिन इस बार बिहार के चुनाव में प्रशांत किशोर खुद अपना जो भविष्य है वो आजमाने के लिए आए हैं। वो बिहार की जनता को तमाम तरह के वादे कर रहे हैं बिहार की जनता से कि जो अब तक आरजेडी, जेडीयू या फिर इंडिया अलायंस और एनडीए बिहार की जनता के लिए नहीं कर पाए सत्ता में रहते हुए, वो प्रशांत किशोर करेंगे। लेकिन उसके लिए उनका सत्ता तक पहुंचना बहुत जरूरी है। वो सत्ता तक पहुंचने के लिए बिहार की जनता को योगी मोदी का खौफ भी दिखा रहे हैं। वो सत्ता तक पहुंचने के लिए मुसलमानों और हिंदुओं दोनों से कह रहे हैं कि आप एक साथ हो जाओ। जिन्हें मुसलमानों से कह रहे हैं कि जिन्हें ऐतराज है आरजेडी की सियासत से वो इधर आ जाएं, और उसी तरह से वो हिंदुओं से भी कह रहे हैं कि जिनके लिए बीजेपी या मोदी की जो विचारधारा है वो मान्य नहीं है, वो जन स्वराज पार्टी के साथ हो जाएं। और ये जो फैक्टर है ये मिलकर 60% होता है। और जब ये एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर जीतेंगे, और जब जीतेंगे तो बिहार में सरकार उनकी होगी, और जब बिहार में सरकार होगी तो तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं वो सब दूर कर दी जाएंगी। तो प्रशांत किशोर अपना जो गुणागणित है उसके हिसाब से चुनावी मैदान में है, और इसके लिए वो बाकायदा जनता के साथ संवाद कर रहे हैं, उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि प्रशांत किशोर सरकार में आएंगे
तो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति धर्म के लोग हो, उनके लिए काम किया जाएगा, उनके बच्चों के भविष्य के लिए सरकार काम करेगी। अब हमारा आपसे सवाल है कि जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं उनकी बातों पर आप कितना विश्वास करते हैं? यह कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।